नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति एक बार फिर से हलचल से भरी हुई है और इस बार वजह है नई सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ तो ले ली, लेकिन अब तक सरकार सिर्फ 3 चेहरों पर के सहारे ही चल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पूरी टीम कब बनेगी और किन किन नेताओं को इसमें जगह मिल सकती है। क्या जातीय और राजनीतिक संतुलन साधते हुए सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट किया जा सकेगा या फिर कुछ फैसले नई नाराजगियों को जन्म देंगे। सूत्रों के मुताबिक तारीखें भी लगभग तय मानी जा रही है और 4 मई के बाद कभी भी विस्तार हो सकता है। लेकिन असली चर्चा तो इस बात की है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच तय हुआ 50-50 फॉर्मूला जमीन पर कैसे लागू होगा और सहयोगी दलों को कितना हिस्सा मिलेगा। साथ ही ये भी देखना अहम होगा कि पुराने नेताओं को मौका मिलेगा या फिर नए चेहरों पर दांव खेला जाएगा। इन तमाम सवालों और सियासी हलचलों के बीच अब सबकी नजर सिर्फ एक फैसले पर टिकी है और वो है कैबिनेट विस्तार। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। कैबिनेट विस्तार का काउंटडाउन शुरू। बीजेपी जेडीयू में 50-50 फॉर्मूला तय। बिहार की राजनीति इन दिनों एक बार फिर से तेजी से बदलती हुई दिख रही है और सबसे ज्यादा चर्चा में जिसकी बात हो रही है वो है नई सरकार का कैबिनेट विस्तार। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसी दिन जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। लेकिन उस दिन सिर्फ 3 ही लोगों ने सरकार का चेहरा बनाया था और अब तक जितने भी विभाग हैं वही तीनों आपस में संभाल रहे हैं। यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार का इंतजार लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब ये इंतजार राजनीतिक तौर पर भी काफी अहम होता जा रहा है। अब खबरें सामने आ रही है कि 4 मई के बाद कभी भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है। संभावित तारीखों में 6 और 8 मई की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्रियों का कोटा होता है, यानी अभी सरकार अपने पूरे आकार के काफी छोटा है। ऐसे में विस्तार होना लगभग तय माना जा रहा है और अब सिर्फ तारीख और नामों का ऐलान बाकी है। सूत्रों की माने तो एनडीए के सभी 5 दलों के बीच मंत्री पद को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और इस फॉर्मूले के आधार पर आगे की तस्वीर साफ की जाएगी। बताया जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच 50-50 का फॉर्मूला तय किया गया है। इसका मतलब ये है कि दोनों दल बराबर बराबर मंत्री बनाएंगे। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री समेत कुल 16 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू की तरफ से 2 डिप्टी सीएम समेत 16 मंत्री बनाए जाएंगे। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो बीजेपी से 15 नए चेहरे मंत्री बन सकते हैं और जेडीयू से 14 नए चेहरे सामने आएंगे। इसके अलावा बाकी 4 मंत्री सहयोगी दलों से होंगे, जिनमें चिराग पासवान की लोजपा रामविलास से 2 मंत्री, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री और जितन राम मांझी की पार्टी से 1 मंत्री शामिल होगा। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि जातीय समीकरण भी बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। बिहार की राजनीति में जाति का संतुलन हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है और इस बार भी यही देखा जा रहा है कि कौन सी जाति को कितनी हिस्सेदारी मिलती है। खास तौर पर भूमिहार समाज की नाराजगी की चर्चा भी जोरों पर है। बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को अब तक मंत्री नहीं बनाए जाने से इस समाज में थोड़ी सी नाराजगी देखी गई है और पार्टी इसे संतुलित करने में जुट गई है। इसी कड़ी में विधान परिषद की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने 46 साल पुराने कार्यकर्ता अरविंद शर्मा को टिकट दिया है। ये सीट मंगल पांडे के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी और अब इस पर चुनाव हो रहा है। अरविंद शर्मा का नाम सामने आते ही पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई है, क्योंकि इसे एक तरह से समर्पण का इनाम माना जा रहा है। विधानसभा कोटे की इस सीट पर एनडीए के पास 202 विधायकों का समर्थन है, इसलिए अरविंद शर्मा की जीत लगभग तय ही मानी जा रही है। अरविंद शर्मा ने गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरा और इस दौरान एनडीए के कई बड़े नेताओं ने उनके साथ वो मौजूद रहे।
इसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डेप्यूटी सीएम विजय चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरागवी, जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और लोजपा आर के विधायक दल के नेता राजू तिवारी समेत कई नेता शामिल थे। विपक्ष की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो इस सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ सके, इसलिए माना जा रहा है कि अरविंद शर्मा निर्विरोध ही जीत सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार मैदान में आता है तो 12 मई को मतदान होगा और उसी शाम नतीजे भी आ जाएंगे। अरविंद शर्मा का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। वो अरवल जिले के बम्बई गांव में रहने वाले हैं, जो कभी नक्सलियों और रणवीर सेना के संघर्ष का केंद्र रहा है। फिलहाल वो पटना में रहते हैं और बीजेपी में लंबे समय से सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी जैसे कई पद पर काम किया है। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्हें बिहार कार्यालय का प्रभारी भी बनाया गया था। उनके और बीजेपी नेता नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बीच भी गहरी दोस्ती रही है, जो पुराने दौर की राजनीति को दर्शाती भी है। अरविंद शर्मा एक बार विधानसभा चुनाव लड़ने की दौड़ में जरूर थे, लेकिन उस समय टिकट नहीं मिल पाया था। अब उन्हें एमएलसी का टिकट मिलने से ये साफ संकेत दिया गया है कि पार्टी अपने पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज नहीं कर रही है। यही कारण है कि पार्टी के अंदर एक सकारात्मक संदेश गया है कि मेहनत और धैर्य का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। विधान परिषद की राजनीति भी आने वाले दिनों में दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जून में 9 सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों के लिए चुनाव होगा और यहाँ भी एनडीए का पलड़ा भारी ही नजर आ रहा है। विपक्ष के पास जितने विधायक हैं, अगर वो पूरी एकजुटता दिखाए तो एक सीट निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी के 8 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। महिलाओं के हिस्सेदारी पर नजर, विस्तार नहीं सियासी संदेश। इसी बीच एक और चर्चा जोरों पर है और वो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को लेकर। कहा जा रहा है कि उन्हें भी आगे मौका मिल सकता है और ये देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें मंत्री बनाया जाता है या फिर नहीं। वहीं सहयोगी दलों की बात करें तो बड़े बदलाव की संभावना कम नजर आ रही है। आरएलएम से दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि चिराग पासवान अपने दोनों मंत्री संजय पासवान और संजय सिंह को दोबारा मौका दे सकते हैं। जितन राम मांझी की पार्टी हम की तरफ से संतोष मांझी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षेत्रीय संतुलन। बिहार के अलग अलग हिस्सों से नेताओं को शामिल करना भी जरूरी होता है, ताकि हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिल सके। साथ ही अनुभव और युवा चेहरों के बीच संतुलन बनाना भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई बार देखा गया है कि ज्यादा अनुभव वाले नेताओं को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इस बार युवा चेहरों को भी मौका मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी भी एक अहम मुद्दा है। पिछले कुछ सालों में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने पर जोर दिया गया है और इस बार भी उम्मीद है कि कैबिनेट में कुछ महिला चेहरों को भी जगह दी जाएगी। हालांकि अभी तक नाम सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन अंदर खाने इस पर भी अभी चर्चा जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन किन नेताओं को मंत्री पद मिलेगा और कौन कौन इंतजार करता रह जाएगा। हर पार्टी के अंदर कई दावेदार हैं और सभी अपनी अपनी तरफ से कोशिशें भी कर रहे हैं। ऐसे में सभी को संतुष्ट करना आसान नहीं होगा और यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार में अक्सर देर हो जाती है। फिलहाल सभी की नजर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के फैसले पर टिकी हुई है। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वो किस तरह से जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, अनुभव और राजनीतिक संदेश को ध्यान में रखते हुए अपनी टीम तैयार करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मंत्रियों की सूची नहीं होगी, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीति का भी एक अहम हिस्सा माना जाएगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जो आने वाले समय की दिशा तय करेगा। 6 मई की संभावित तारीख को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, वो अगर सच होती हैं तो जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अगर इसमें और देरी होती है तो राजनीतिक हलचल और तेज हो सकती है। ऐसे में सबकी नजर इसी पर टिकी है कि कब कैबिनेट का विस्तार होता है और किन चेहरों को इसमें जगह मिल सकती है, क्योंकि यही फैसले आगे की राजनीति को नई दिशा देने वाले हैं।
आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि कैबिनेट में किन किन चेहरों को जगह दी जा सकती है? हमें अपने सोच विचार, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।